हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उनका सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन को। इसके बारे में हम डिटेल पे यहाँ देखेंगे और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम अभी देखते हैं आगे कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूरी डिटेल क्या है। इसके पहले जो भी वीडियो कवर हो चुके हैं, जो भी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, उसको आप जो भी आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके पुरानी सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ पर चलती रहेगी। ये जो सब्जेक्ट आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा कवर किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण आपका क्या होता है। इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे यहाँ पर। आज संसार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं प्रमुख स्थान ले चुकी हैं। टेलीविज़न, रेडियो, स्टीरियो, टेप रिकॉर्डर, वाहनों आदि से एक आवाज़ निकलती है। यही आवाज़ कहलाती है, जो कि मनुष्य के द्वारा बिना किसी परेशानी के ग्रहण कर ली जाती है। और यह साउंड सहन करने की क्षमता मनुष्यों में स्थान के अनुसार बदलती रहती है। एक मनुष्य कम आवाज के संगीत या ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जबकि अन्य व्यक्ति अधिक ध्वनि को सुनना पसंद कर सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण व्यक्ति शहर के कल कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, वाहनों, लाउड स्पीकरों आदि की ध्वनियों से परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्रामवासी इस प्रकार की ध्वनियों के आदी नहीं होते हैं। अतः ऐसी ध्वनि जो मानव में परेशानी, चिड़चिड़ाहट, सिर दर्द आदि पैदा करे या खींच पैदा करे, यही हमारी क्या कहलाती है? शोर कहलाती है, यानी कि नॉइज कहलाती है। नॉइज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। विभिन्न मतों के अनुसार शोर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो अभी ये सारी बातें जो कही गई उसका क्या मतलब है, इसको पहले हम जान लेते हैं कि जो भी आपका पैराग्राफ ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है, पूरी इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो आप देख सकते हैं, आज संसार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं प्रमुख स्थान ले चुकी है। तो इसमें क्या है, आपका टेलीविज़न है, रेडियो है, स्टीरियो है, टेप रिकॉर्डर है, वाहन है, इन सब से एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, यही आपकी आवाज़ कहलाती है। कब ये आवाज़ कहलाती है? जो कि मनुष्य के द्वारा बिना किसी परेशानी के ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, यह साउंड सहन करने की क्षमता मनुष्य में स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आप पहले गांव में रहते हैं, फिर शहर में जाते हैं, तो गांव के लोग अगर शहर में जाएंगे, शहर में ज़्यादा शोर होता है, तो वहाँ पर वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो वही उनका क्या, वहाँ के लिए वो उनका नॉइज पॉल्यूशन बन जाएगा, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि शोर वो कहलाएगा। और जो आवाज़ हम आसानी से सहन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम शोर नहीं बोलते हैं। तो ये होती चीज़ें एक ही हैं, लेकिन वो अपने अपने सहन करने की क्षमता के ऊपर है। जैसे कम ध्वनि में कम ध्वनि अगर हमें सुनाई देती है तो वो तो हम सहन कर लेते हैं, तो उसको हम शोर नहीं बोलेंगे। अगर कोई ध्वनि ऐसी है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उससे हमें जैसे कोई परेशानी हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है या फिर सिर दर्द वगैरह हो रहा है, तो कोई भी अगर दिक्कत होती है उस जो भी आवाज़ है उससे, तो उसी को हम शोर का नाम दे देते हैं, नॉइज का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साफ साफ कि यह साउंड सहन करने की क्षमता मनुष्यों में स्थान के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि एक मनुष्य कम आवाज़ की संगीत या ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और जब यही हम अधिक आवाज़ में सुनने लगेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। जबकि अन्य व्यक्ति अधिक, मतलब कोई, जैसे ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही कम ध्वनि, कम आवाज़ ही सुनना पसंद करते हैं। तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार के मनुष्य हैं। तो कोई कम ध्वनि सुनना पसंद करता है, कोई अधिक ध्वनि सुनना पसंद करता है। तो जो जितना सुनना पसंद करता है, अगर उससे ज़्यादा उसे सुनाई देता है तो उसी को हम शोर बोलते हैं। जैसे ग्रामीण व्यक्ति जब शहर में जाता है तो शहर में बहुत सारे शोर होते हैं, ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, और ऐसी ध्वनि जो मानव में परेशानी उत्पन्न करती है, चाहे किसी भी प्रकार का, तो वही हमारा क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। और नॉइज शब्द की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई? लैटिन शब्द से हुई है। और विभिन्न मतों के अनुसार शोर को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किसके अनुसार क्या क्या डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है शोर का, नॉइज का। सबसे पहले हम देख रहे हैं हैरल के अनुसार।
ठीक है, ये सब आपके साइंटिस्ट हैं, उनके नाम के अकॉर्डिंग ये है। हैरल के अनुसार इन्होंने कैसे बताया था कि शोर एक ऐसी न चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है और कुछ औद्योगिक दशाओं में इससे बहरापन भी हो जाता है। तो ध्वनि तो आपकी एक ही होती है, जब कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी जो हम सुन सकते हैं आसानी से, तो उसको हम शोर नहीं बोलते हैं। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, जब वो सुनने में हमें सुनने के बाद यदि हम उसे सुन रहे हैं तो हमें चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो रही है या फिर सिर दर्द हो रहा है या फिर कोई परेशानी हो रही है उस ध्वनि को सुनने के बाद, तो उसी ध्वनि को हम नाम देते हैं शोर का, यानी कि नॉइज का। तो शोर एक ऐसी न चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है और कुछ औद्योगिक दशाओं में इससे बहरापन भी हो जाता है। जब शोर आपका ज़्यादा होगा, ऐसे औद्योगिक वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में चल जाइए तो वहाँ पर आपको क्या होता है, बहरापन भी हो जाता है जो लोग वहाँ पर काम वगैरह करते हैं। इनके अनुसार ये था। और फिर नेक्स्ट हमारा है जे टिफिन के अनुसार, शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर डिसएग्रीबल है और व्यक्तिगत तौर पर यह साधारण कार्यों में बाधा डालती है। तो ये भी सही है कि शोर एक ऐसी ध्वनि है जो मतलब व्यक्तिगत तौर पर इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये जो भी साधारण कार्यों में कभी कभी बाधा भी डालती है। जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई साउंड बज रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है आपके आसपास, तो क्या आपको परेशानी होगी उस ध्वनि से, तो वो आपके लिए क्या होगा, शोर कहलाएगा, ठीक है, वहाँ उस दशा में। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग जगह अलग अलग आपका कंसेप्ट है, सारी चीज़ें एक ही हैं, बस उनको अपने सुनने के क्षमता के अनुसार या फिर अपनी जो भी सहने की क्षमता के अनुसार उनका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विलियर्ड्स के अनुसार, शोर अशुभावनी या न चाहने वाली ध्वनि है, ठीक है, जो ध्वनि हम नहीं सुनना पसंद करते हैं उसी को हम शोर बोलते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से हम कोई भी डिफिनेशन दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अस्पताल और विद्यालयों के आसपास तीव्र ध्वनि करना या शोर उत्पन्न करना मना है ताकि संबंधित व्यक्ति शोर के बुरे प्रभाव से बच सके। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की आवश्यकता से अधिक होना या अवांछित ध्वनि शोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ध्वनि हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, ध्वनि तो सारी होती है, चाहे जहाँ से भी, जैसे वाहनों से जो ध्वनि निकलती है, मनुष्य जो बातें करते हैं या फिर कोई साउंड वगैरह है, तो वहाँ से तो सभी ध्वनि होती है, लेकिन जो हम सुन सकते हैं, जिसे हम सहन कर सकते हैं, वो तो हमारी ध्वनि कहलाती है। लेकिन जिसे हम सहन नहीं कर सकते उसे ही हम शोर का नाम दे देते हैं। तो यही आपका है। वैसे वातावरणीय कारकों का एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाना जो मानव एवं पदार्थों को नष्ट करता है प्रदूषण कहलाता है। और यह वातावरणीय कारक चाहे जल हो, ध्वनि हो, मृदा हो, जनसंख्या हो या हवा आदि। इस प्रकार ध्वनि की तीव्रता एवं इसका समय बढ़ जाना मानव के स्वास्थ्य पर, उसके क्रियाकलापों पर तथा मानसिक योग्यताओं पर बुरा प्रभाव डालती है, जिसे ध्वनि या शोर प्रदूषण कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण क्या है, ये कोई भी ऐसा पदार्थ जो निश्चित मात्रा से बढ़ जाता है और मानव पदार्थों को नष्ट करने लगता है, उसी को हम प्रदूषण बोलते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, जैसे उसका कारक कोई भी हो सकता है, चाहे जल हो सकता है, ध्वनि हो सकता है। तो इनके कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है और जिससे मनुष्यों और किसी को मनुष्य पदार्थों की नष्ट करता है, तो उसी को हम प्रदूषण का नाम दे देते हैं। जैसे जल से अगर जल दूषित हो जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार ध्वनि है, तो ध्वनि अगर अधिक मात्रा में होगी तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। उससे किसी को नुकसान अगर होगा तो ये हमारा क्या है, प्रदूषण कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। इसी प्रकार से मृदा से अगर कोई नुकसान होती है तो मृदा प्रदूषण। जनसंख्या तो ये अलग अलग है। हवा है तो आपका एयर जो पॉल्यूशन है, इस प्रकार से इनका नाम हम दे देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शोर की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ नॉइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको जानना आपके लिए जनरल स्टडीज़ में भी, जनरल नॉलेज के लिए भी सही है, और इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। शोर की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ नॉइज क्या है। मनुष्य द्वारा आसानी से ग्रहण की गई ध्वनि या मनुष्य की संवेदनशीलता यानी कि ध्वनि के प्रति के आधार पर ध्वनि की इकाई को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के डायल पर बेल या डेसीबेल में पढ़ लिया जाता है। वायु माध्यम में ध्वनि का संचरण संपीड़न व विरलन तरंगों के रूप में होता है। ये तरंगें गोलाकार होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000
कंपन प्रति सेकंड के बीच होने पर मनुष्य द्वारा ध्वनि ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार शोर की जो तीव्रता होती है, शोर की जो तीव्रता होगी वो किस में मापा जाएगा? बेल या डेसिबल में। शोर की जो तीव्रता है होती है बेल या डेसिबल में मापा जाता है, और डेसिबल बेल का 10वां भाग है। नीचे दिखाया गया आपको कि जो डेसिबल है वो बेल का 10वां भाग है। इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। जो शोर की तीव्रता होती है, पूरा पढ़ने का मतलब मेरा यही था कि जो शोर की इकाई, यूनिट्स ऑफ नॉइज के बारे में आपको जानना है, तो शोर की जो इकाइयाँ होंगी, शोर की तीव्रता को हम बेल या डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, यही इनकी यूनिट्स है, बेल या डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? बेल का ही 10वां भाग डेसिबल होता है। ठीक है, बेल के 10वें भाग को हम डेसिबल कहते हैं। तो 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल हो जाएगा। अगर बेल में हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, डेसिबल में लिखे तो कैसे? तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। डेसिबल आपका क्या होता है? बेल का 10वां भाग होता है, और जो शोर की इकाइयाँ हैं, शोर की तीव्रता को हम बेल या डेसिबल में मापते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि शोर की जो इकाइयाँ होती हैं, शोर की यूनिट्स क्या होती है, शोर को हम किस में मापते हैं? तो बेल या डेसिबल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी भी बिंदु पर डेसिबल या बेल में शोर को नापने के लिए उस बिंदु पर संपीड़न तथा विदलन से उत्पन्न दाब परिवर्तन मापा जाना आवश्यक है। यदि यह दाब परिवर्तन P है तो शोर की तीव्रता डेसिबल में निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। शोर की तीव्रता अगर हम डेसिबल में माप रहे हैं तो कैसे किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? साउंड लेवल इन डेसिबल इक्वल टू 20 log 10 इंटू px/p0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, इसकी मदद से हम शोर की तीव्रता को डेसिबल में माप सकते हैं। यहाँ पर जो P0 का मतलब क्या है कि इसका संदर्भ आपका है दाब मान, जो आपका कितना होता है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। P0 ही थ्रेशोल्ड कहलाता है। P0 ही आपका क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड कहलाएगा, जो वह न्यूनतम दाब है जिसको सामान्य व्यक्ति सुन सकता है। यह दबाव हवा में संपीड़न व विदलन के दबाव का अंतर है, जबकि Px स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का दाबांतर होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए P0 क्या है, Px क्या है, यहाँ पर वैल्यू सारी रखेंगे और यहाँ से हम ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में माप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शोर की मात्रा, वो आपका क्या था? यूनिट्स ऑफ नॉइज था। ठीक है, शोर की इकाइयाँ, और ये आपका है शोर की मात्रा, नॉइज डोज। कितना डोज हम ले सकते हैं नॉइज का, जो भी आपका ध्वनि होती है उसका कितना डोज ले सकते हैं, और कितने से मतलब कितने डोज को हम कितने समय के लिए ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उससे अधिक अगर होगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। तो नॉइज डोज के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं नॉइज डोज आपका कितना होता है। शोर की तीव्रता की अधिक मात्रा होने से मनुष्य को परेशानी नहीं होती, बल्कि यह शोर कितने समय से मनुष्य के द्वारा सुना जा रहा है। कम तीव्रता का शोर भी यदि अधिक समय तक निरंतर सुना जाए तो उससे कानों की संवेदनशीलता कम हो जाती है। अतः मनुष्य के द्वारा कितना शोर कितने समय तक सुना जाए यह निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शोर की तीव्रता अधिक मात्रा से होने से मनुष्य को परेशानी नहीं होती है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा शोर की तीव्रता है और वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए ही चल रहा है, तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है कि 2-4 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा। तो बहुत अधिक शोर की तीव्रता होने से भी मनुष्य को परेशानी नहीं होती है। वहाँ पर जो लिमिट होता है टाइम का, वो भी आपका मैटर करता है। ठीक है, तो क्या मतलब है टाइम लिमिट से कि यदि हम कम तीव्रता वाला शोर भी अगर अधिक समय तक सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो भी नॉइज का वो रूप ले लेगा। ठीक है, वो शोर कहलाएगा। ये अगर कम तीव्रता का ध्वनि हम बार बार सुन रहे हैं, अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा है फिर, या फिर हमें उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर जो ध्वनि है उसकी तीव्रता कम ही रहे और वो दिन भर बजती रहे, तो फिर क्या उससे आपको दिक्कत होगी, बहुत लोगों को परेशानी होगी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? शोर कहलाएगा। लेकिन उसकी तीव्रता क्या है? कम ही है। ये मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा तीव्रता होगी तो ही उसको शोर बोलेंगे। लिमिट पर भी, वो टाइम लिमिट पर भी डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कम तीव्रता वाला शोर भी अगर हम बार बार सुन रहे हैं या ज़्यादा समय के लिए सुन रहे हैं, तो भी आपका शोर का रूप ग्रहण कर सकता है। और यदि अधिक तीव्रता वाली जो ध्वनि है वो कम समय के लिए हम सुन रहे हैं, तो आपका शोर नहीं कहलाएगा। जितना एक्सेप्टेबल होता है, जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपका शोर नहीं कहलाता। जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं वही आपका शोर कहलाता है।
तो यहाँ पर टाइम लिमिट का भी आपको ध्यान देना है कि जब ज़्यादा समय तक हम सुनेंगे, चाहे ध्वनि की तीव्रता कम ही क्यों ना हो, तो वही हमारा शोर भी कहलाएगा। ठीक है, शोर का रूप वो ग्रहण कर सकता है। अतः मनुष्य के द्वारा कितना शोर कितने समय तक सुना जाए यह निश्चित करना पड़ेगा, ताकि निश्चित समय से अधिक समय होने पर उसमें इससे बुरे प्रभाव न पड़े। अतः एक ऐसी निश्चित तीव्रता का शोर उस निश्चित समय तक उत्पन्न किया जाए जिससे अधिक समय तक रहने से मनुष्य को हानि हो सकती है, को नॉइज डोज कहते हैं। एक ऐसी निश्चित तीव्रता का शोर उस निश्चित समय तक उत्पन्न किया जाए जिससे अधिक समय तक रहने से मनुष्य की हानि हो सकती है, वही हमारा क्या कहलाता है, नॉइज डोज कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया है कि कितने लेवल तक का जो ध्वनि है, ठीक है, उसको कितने समय के लिए सुना जाए तो आपके लिए सही रहेगा। अगर उससे अधिक समय के लिए आप सुनते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर उसी डोज के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम देखते हैं। ये आपका लेवल दिया गया है, ठीक है, और इधर आपको मात्रा समय सीमा यानी कि डोज की टाइम लिमिट दी गई है। जैसे ये डोज आपका है, ठीक है, तो इसको कितने समय तक हम सुन सकते हैं, एक सामान्य जो मनुष्य होता है तो उसकी टाइम लिमिट दी गई है कि इस डोज की यानी कि इस लेवल की जो ध्वनि की तीव्रता है उसको हमको कितने समय तक सुनना है, तो लिमिट बनाया गया टाइम का। अगर इससे अधिक आप सुनते हैं तो आपका शोर कहलाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ से। तो देखिए 90, देखिए ये जो 90 दिया है, 90 लेवल तक का जो ध्वनि का स्तर है, अगर इसको हम कितने समय तक सुन सकते हैं, 8 घंटे सुन सकते हैं, यहाँ पर दिया गया। 93 तक का है तो 4 घंटे सुन सकते हैं, 100 तक का है तो 48 मिनट तक सुन सकते हैं, 110 तीव्रता है लेवल है तो 4.8 मिनट तक सुन सकते हैं, 120 है तो 28.8 सेकंड और 130 है तो 2.88 सेकंड। इससे ज़्यादा अगर हम सुनेंगे इस लेवल की ध्वनि को तो हमारे क्या है, शोर का कारण ले लेगी, शोर प्रदूषण वही हमारी कहलाती है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका लेवल था और डोज टाइम लिमिट था कि किस लेवल तक के ध्वनि की तीव्रता को हम कितने टाइम लिमिट तक सुन सकते हैं, यहाँ पर टाइम लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मानव कान की सीमा। जो मनुष्य है उनके कान की क्या सीमा है, वो कितनी ध्वनि सुन सकता है, कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को वो आसानी से सुन सकता है जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम देखते हैं मानव कान की क्या सीमा है। रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, मनुष्य 20 से 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को सुन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम 20 से 20,000, मिनिमम आपका क्या है 20 है और मैक्सिमम आपका क्या है 20,000 है। ठीक है, तो मनुष्य आपका 20 से 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को सुन सकता है, परंतु यह सीमा उम्र तथा अन्य कारकों से कम भी हो सकती है। ठीक है, उम्र के अकॉर्डिंग और किसी और अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये कम भी हो सकती है। जो भी लिमिट्स दी गई है ये जनरली दी गई है, साधारण ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति तक की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है। अभी हम देखते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड या सब सोनिक साउंड भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, जो आपकी मिनिमम लिमिट है 20, तो इससे जो कम आवृत्ति की जो साउंड होती है उसको हम इंफ्रासाउंड या सब सोनिक साउंड भी कहते हैं। यदि आपका मतलब कोई पूछ ले कि इंफ्रासाउंड या सब सोनिक साउंड किसे कहते हैं, तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की ध्वनि जो होती है उसको हम इंफ्रासाउंड या सब सोनिक साउंड कहते हैं। इस ध्वनि की तरंग दैर्ध्य लगभग 15 मीटर या अधिक होने के कारण यह बड़े बड़े भवनों एवं अवरोधों को भेद देती है, पेंट्रेट कर देती है। यानी कि भेदना का मतलब क्या है, पेंट्रेट करने का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी आपके अवरोध क्या होता है, जैसे मान लीजिए भवन में दीवार वगैरह हैं, बड़े बड़े दीवार हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो उनको भेद कर यानी कि उनको क्रॉस करके वो ध्वनि बाहर भी आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ध्वनि उस एरिया में अंदर ही केवल है, वो ध्वनि क्या होती है आपकी बाहर भी सुनाई देती है। तो जो आपकी जो भी दीवार है या फिर कोई भी बिल्डिंग है उनको क्रॉस करके अगर ध्वनि बाहर आती है तो उसी को हम भेदना बोलते हैं, पेंट्रेट करना बोलते हैं। अवरोध जो होता है, अवरोध को मतलब पार करके वो बाहर ध्वनि आपकी सुनाई देती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस ध्वनि को उत्पन्न करने के सोर्स कौन कौन से हैं, पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजन, वोल्केनिक इरोपिटन्स, अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी है, स्टॉर्म वगैरह है,
जैसे भूकंप वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो जो पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं तो इनसे ये ध्वनियाँ निकलती है, तथा अन्य दूसरे मौसम संबंधी स्रोत भी हैं। इंफ्रासाउंड मनुष्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता, वो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो 20 से 20,000 तक की लिमिट आपके लिए दी गई है। मनुष्य की मानव के कान की सीमा जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, ये आप याद रखेंगे एक लाइन, ठीक है। मनुष्य के जो कान की जो सीमा होती है 20 से 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को वो सुनने की सीमा क्षमता होती है। 20 से 20,000 तक की आवृत्ति जो होती है वो मनुष्य सुन सकता है इसकी साउंड को, ठीक है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, जो मानव कान की जो सीमा है कितनी है, 20 से 20,000 आवृत्ति तक की साउंड को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। जो सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, कहाँ से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इसको हम देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इस एक प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका है प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। ये तो मेन टाइप्स हो गए कि जो आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल 2 प्रकार के हैं। जो आपका नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला आपका प्राकृतिक स्रोत है। इसमें क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट, बादलों की गर्जन, उल्का पिंडों का गिरना, भूकंप द्वारा भवनों का गिरना, समुद्री लहरों का कोलाहल आदि प्राकृतिक स्रोतों के उदाहरण हैं। ये सब प्रकृति के द्वारा ये होती है ये सारी क्रियाएं, तो इनके द्वारा जो शोर उत्पन्न होता है उसी को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम स्रोत में आपको और भी टाइप्स मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल जो सोर्स है, ये स्रोत स्वयं मानव द्वारा पैदा किए जाते हैं और इन्हें हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो कृत्रिम स्रोत होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, वो मनुष्य के द्वारा ही पैदा किए जाते हैं। पहला आपका है अचल और दूसरा आपका है सचल, ठीक है। इसके अंतर्गत फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कारखाने, रेडियो, टेलीविजन, पत्थर के उद्योग, सीमेंट उद्योग, मिलों के सायरन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो, विवाह उत्सव आदि आते हैं। इनमें शोर उत्पन्न करने वाले कारक अपने स्थान पर रहकर ही शोरों को जो आपका शोर है शोर को चारों ओर प्रसारित करते हैं। यानी कि एक ही जगह पे वो जो भी शोर उत्पन्न वाले कारक है, फैक्टर्स, वो एक ही जगह पर रहते हैं और एक जगह से चारों तरफ वो शोर को फैला देते हैं। तो ये आपका होगा अचल स्रोत। ऐसे ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक ही जगह पे ये शोर होता है और चारों तरफ ये फैला रहता है। दूसरा आपका है सचल स्रोत। इन स्रोतों में रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वायुयान आदि सम्मिलित है। इसके अलावा बच्चों के खेलने से, उत्सवों का शोर, चुनाव प्रचार का शोर एवं फेरी लगाने वालों का शोर भी सचल स्रोत होता है। विस्फोट, पटाखे, फायरिंग का शोर भी प्रदूषण उत्पन्न करता है। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका जो वर्गीकरण था उसके अनुसार हम 2 प्रकार से वर्गीकृत किए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके अलावा और भी वर्गीकरण है, उसको हम देखेंगे। तो अचल और सचल में आप क्या डिफरेंस देख लिए यहाँ पर। अचल स्रोत वो होता है कि जो फैक्टर्स है ध्वनि प्रदूषण का, जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है वो एक ही जगह पे रह के चारों तरफ वो ध्वनि को जो प्रदूषण है वो फैलाता है। और लेकिन जो सचल है इसमें क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव करते हुए ये ध्वनि को जो भी शोर है वो फैलाते हैं। जैसे आपकी रेलगाड़ियाँ वगैरह होगी, मोटर गाड़ियाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है और शोर को उत्पन्न करती है। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है अन्य वर्गीकरण जो है हमारा है, और भी इसके अंदर टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।